दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इंटरनेशनल फंड्स में सिर्फ यूएस इक्विटी में पैसा लगाने वाले फंड्स को चूज किया है। उसका रीजन क्या है कि यूएस की मार्केट की फिर भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ऐसी मार्केट्स की न्यूज़ इंडिया में ज़्यादा नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए कि वो और किसी कंट्री में पैसा लगाए। और दूसरा जो भी मैंने फंड्स यहां पर सिलेक्ट किए हैं वो सारे इंडेक्स फंड सिलेक्ट किए हैं। उसका भी दोस्तों ये रीजन है कि अगर हम बाहर की इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये ट्रैक कर पाना कि जो उसका एक्टिव फंड का मैनेजर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक इंडेक्स को ट्रैक कर पाना न्यूज के थ्रू हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी चीज है। तो मैंने इस चीजों को ध्यान में रख के ये 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, 3 म्यूचुअल फंड में रिस्क अलग अलग है जो मैं वीडियो में बात करूंगा, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों पहला फंड आ जाता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो ईटीएफ भी है यहाँ पर और फंड ऑफ फंड भी इसका मौजूद है। ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, नहीं भी खुलवाना चाहते हैं, तो आप इसी फंड के फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये 6100 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.57% की एक्सपेंस रेशो है। और दोस्तों ये इन्वेस्ट कैसे करता है, तो ये यूएस का नैस्डैक 100 का इंडेक्स है उसको ट्रैक कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि उस इंडेक्स में जितनी भी रिटर्न जनरेट होगी उसके आसपास की रिटर्न आपके ईटीएफ में भी जनरेट होगी। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो मेजर यहाँ पर एलोकेशन आप देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर का है 40.6% के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन आ जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज का 21.2% के आसपास, सर्विस कंपनी का 11.3%, कम्युनिकेशन 7.4% और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यहाँ पर 6.2% पैसा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो मेजर एलोकेशन है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिख रहा है। टोटल 100 कंपनीज रहती है नैस्डैक 100 में। जितनी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, सिर्फ यहाँ पर 100 जो कंपनीज होती हैं वो सारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। और मेजरली अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज भी देखेंगे तो उसमें एक अमेजॉन है जो कि एक टेक्नोलॉजी टाइप कंपनी ही आप मान सकते हैं आज के टाइम में। अब दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर आप बात करें तो कंपनीज अगर आप इसकी देखेंगे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उसके अलावा टेस्ला मोटर्स, निविदिया कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। उसके अलावा अल्फाबेट इंक क्लास सी और अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल की ये 2 कंपनीज आ जाती हैं। फेसबुक, एडोबी सिस्टम्स और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज यहाँ पर हैं। तो इन दो टॉप की जो 10 कंपनीज है उसमें से मुझे लगता है लगभग हर कंपनी का आपने नाम सुना होगा। काफ़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं ये सारी और बहुत अच्छी रिटर्न्स ये जनरेट करके दे रही है। और इन कंपनीज में आने वाले 10 सालों में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि ये सारी ही कंपनीज ऐसी हैं जो अपने अपनी रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, अपने अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चाहे आप एप्पल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प देख लीजिए, अमेजॉन देख लीजिए, फेसबुक, टेस्ला, ये सब अलग अलग टाइप का काम कर रही है कंपनी और अपनी फील्ड में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो इन कंपनीज का बहुत अच्छा एलोकेशन आपको मिल जाएगा। टॉप 10 में अगर आप देखेंगे लगभग 50% एलोकेशन है। अब दोस्तों अगर हम रिटर्न पे यहाँ पर इसकी बात करें तो अगर आपने 1000 रुपये से शुरुआत की होती है इस ईटीएफ में, एक साल में 12,700 आपके पैसा हो गया। 27% की रिटर्न पिछले एक साल में इसने जनरेट करके दी है। और अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये इसमें लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 34,000 बना दिया है। 28% की रिटर्न आपको इसने 5 सालों में जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता तो वो पैसा इस फंड ने आपका 9 गुना कर दिया है। 92,000 वो पैसा आपका बना दिया है। 10,000 रुपये लगाकर आप सोचिए 92,000 रुपीज आज आपको मिले होते। 25% की रिटर्न इसने 10 सालों में जनरेट करके दी है। अब अगर एक इंडेक्स फंड आपको 25% की रिटर्न 10 सालों में दे रहा है, आपका पैसा 9 गुना कर रहा है, तो मुझे नहीं समझ आता कि लोग क्यों एक्टिव फंड्स के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की है। और हमने टॉप 10 की कंपनीज भी इसकी देखी है।
आने वाले टाइम में भी पूरी उम्मीद है कि ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये एक फंड है जो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड भी दोस्तों जिस पे हम बात करने वाले हैं वो भी एक इंडेक्स फंड ही है जो यूएस के इंडेक्स में ही पैसा लगाता है। दूसरा फंड आ जाता है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो 3700 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.5% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो इसकी चल रही है। और दोस्तों ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है यूएस का ही एक इंडेक्स है S&P 500 इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 500 कंपनीज रहती हैं और जो यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कंपनीज इसमें रहती है। अब नैस्डैक 100 में 100 कंपनीज होती थी लेकिन उसमें नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें जो टॉप की 500 कंपनीज है यूएस की वो इस इंडेक्स में रहती है। यहाँ पर अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें इसकी तो इसमें भी सबसे ज़्यादा एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है 21% के आसपास, लेकिन उतना एलोकेशन नहीं है जितना हमने नैस्डैक में देखा था 40% के आसपास। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में भी एलोकेशन आ जाता है 15% के आसपास, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 11%, सर्विसेज में 10% और हेल्थ केयर इंडेक्स में 9%। तो ये इंडेक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड दिखता है अगर आप इसको नैस्डैक से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में भी 15% एलोकेशन मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं विद इन इंटरनेशनल फंड्स तो S&P 500 फंड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। वहीं दोस्तों इसकी अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात कर लें तो यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की आपको एलोकेशन सबसे ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट में 6.08%, एप्पल इंक में 6.05%। उसके बाद आ जाता है वैनगार्ड S&P 500 ETF जिसमें 4.3% एलोकेशन है। वहीं उसके बाद अमेजॉन, टेस्ला मोटर्स, अल्फाबेट इंक क्लास ए, निविदिया कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। फेसबुक और बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनीज भी आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्क है वो एलोकेशन का भी बहुत ज़्यादा फर्क है। वहाँ सिर्फ 100 कंपनीज थी, यहाँ 500 कंपनीज है। तो किसी एक दो कंपनीज पे, टॉप की 10 कंपनीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। टॉप में कंपनीज आप देखेंगे तो बहुत सारी सेम कंपनीज दिख रही हैं, लेकिन एलोकेशन यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, कंपनीज ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली कम रिस्की यहाँ पर S&P इंडेक्स फंड आपको दिखता है। इसकी रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लें तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, ये अभी 1-1.5 साल पुराना ही फंड है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न पे जो बात करने वाला हूँ वो S&P 500 इंडेक्स की रिटर्न पे बात करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिटर्न मिलने वाली है वो S&P 500 इंडेक्स जैसी ही मिलने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 सालों में इसने 24% के आसपास की रिटर्न दी है। 60,000 की लागत इसने आपकी 1,08,000 के आसपास बना दी है। 10 सालों में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 सालों में आपको 20% के आसपास की रिटर्न देखने को मिल रही है। तो रिटर्न यहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छी है। 20% की रिटर्न आपको 10 सालों में यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि नैस्डैक 100 में 24% के आसपास की रिटर्न थी, लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ही। ज़रूरी नहीं है कि नैस्डैक 100 ने अभी 10 सालों में अच्छी रिटर्न दी है तो आगे भी देगा। सिंस ये दोनों इंडेक्स अलग अलग रिस्क रखते हैं, यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम आपको देखने को मिलती है, तो रिटर्न भी उसी के हिसाब से अभी आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। 10 सालों में 20% की रिटर्न, 5 सालों में 24% की रिटर्न, 7 सालों में अगर आप देखते हैं तो 21% की रिटर्न। तो दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली यूएस के कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां का हमें फिर भी थोड़ी बहुत न्यूज़ मिलती रहती है। तो ये दो वो फंड्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरा फंड दोस्तों उन इन्वेस्टर्स के लिए जो वेरी 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 हाई रिस्क लेना चाहते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल फंड्स में। तीसरा भी एक इंडेक्स फंड ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं। तो तीसरा फंड आ जाता है मिराई एसेट फैंग ETF और फंड ऑफ फंड। तो यहाँ पर भी वही है, मिराई एसेट फैंग का ETF भी आपको मिल सकता है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सिंस ये काफी कंपैरेटिवली नया फंड है, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ आया इंडिया में हुए, तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो 0.28% की एक्सपेंस रेशो है। ये कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये भी पैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा फैंग इंडेक्स में। फैंग इंडेक्स में दोस्तों सिर्फ 10 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला है। तो एक कंपनी के चलने ना चलने पे, अच्छा परफॉर्म ना करने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ऐसा फंड, और अगर सारी कंपनीज अच्छा करती है तो बहुत अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती है। तो इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जो रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये बना हुआ है। अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा कंपनीज तो है नहीं, तो 50% कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, 30% कंपनीज कंज्यूमर सेक्टर से है और 20% कंपनीज कम्युनिकेशन सेक्टर से है। तो ये यहाँ पर एलोकेशन आपको मिलता है। तो मेजरली दोस्तों ये कंज्यूमर और कम्युनिकेशन भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पे ही होता है। मेजरली ये जो 10 कंपनीज है ये आप देखेंगे मोर और लेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज ही आपको देखने को मिलेगी। कंपनीज पे यहाँ पर बात कर लें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन नेटफ्लिक्स पे आ जाता है 10.71%, टेस्ला में आ जाता है 10.56%, उसके अलावा एप्पल, ट्विटर, अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल के अलावा अमेजॉन, बाइडू, निविदिया कॉर्पोरेशन, फेसबुक और अलीबाबा ग्रुप जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे मोर और लेस ये सारी ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। टेस्ला मोटर्स कहने को ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन यहाँ पर इसको सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज जो ये ला रही है उसकी वजह से चल रही है। तो ये एक सोच के साथ यही बनाया गया है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनीज का टॉप 10 टेक्नोलॉजी कंपनीज का यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 10 कंपनीज ही हैं इसके पोर्टफोलियो में और ये वो 10 कंपनीज हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क आपके लिए यही आ जाता है कि इनमें से अगर एक भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली अलीबाबा ग्रुप में बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिली थी क्योंकि चाइना में जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस की थी उसकी वजह से। तो इस वजह से अभी अगर आप इसके फैंग के, अब यहाँ पर हम रिटर्न पे बात करते हैं, तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता है 1 महीने पहले तो आप नुकसान में अभी होते, लगाया हुआ आपका 10,000 रुपये 9800 के आसपास बन गया होता। 3 महीनों में अगर आप देखेंगे 10,000 रुपये लगाए होते तो लगभग 4% की रिटर्न है। 10,000 रुपये लगाए हुए आपके 10,433 हो गए होते। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि मई 2021 में 10,000 रुपये लगाए होते तो बहुत खास रिटर्न अभी आपने जनरेट नहीं की है, 11,500 रुपये के आसपास आपने जनरेट किया होता। उसका रीजन क्या है, यही रीजन है क्योंकि एक कंपनी नहीं चली, अलीबाबा ग्रुप स्पेसिफिकली बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला, तो उसका इंपैक्ट इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे देखने को मिला। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नंबर्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैंने 3 पैसिव इन्वेस्टमेंट के फंड्स को चूज किया है और मैंने एक्टिव फंड्स को, इंटरनेशनल फंड्स को चूज क्यों नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिटर्न देखेंगे, यहाँ पर मैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड की रिटर्न को कंपेयर कर रहा हूँ फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड और एडलवाइजर्स यूएस टेक्नोलॉजी फंड। अब देखिए इन तीनों फंड्स में से सबसे अच्छी रिटर्न मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ने दी है। उसके अलावा आप देखिए मैं 2-3 फंड्स और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड जिसने बहुत अच्छी रिटर्न विद इन एक्टिव फंड्स दी थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ खास रिटर्न इसने 1 साल में नहीं दिए, नेगेटिव में रिटर्न दी है। तो दोस्तों पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं ये जितने भी एक्टिव फंड्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं, 3 सालों का देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक जो ईटीएफ है, जो फंड ऑफ फंड है, वो आराम से एक्टिव फंड को बीट कर पा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें रिस्क कम लेना चाहिए अगर हम इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास यूएस में इन्वेस्ट करना क्योंकि वहां का फिर भी हमें थोड़ा बहुत न्यूज पता होती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप अवेयर होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करें अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग भी टिकर टेप का ऐसी एनालिसिस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और किसी भी कंपनी में, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।